नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के एक और शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सुप्रदीप बनर्जी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। मूसेवाले की हम बात कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इसमें सामने आई, दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में पूरा सीक्वेंस क्लियर हुआ कि कैसे 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 कौन कौन आरोपी गया था और कैसे मूसेवाला का कत्ल हुआ। बनर्जी भाई, एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए कैसे ये पूरे 10 आरोपियों का जो डिस्कशन है, कैसे मूसेवाला की हत्या हुई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो हमने लिखा नहीं है अभी तक? देखिए, पंजाब पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपी है, जिसमें पंजाब पुलिस ने बताया है कि इस मामले की तफ्तीश में अब तक वो कहां तक पहुंची है। उसने मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को ही कहा है और ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में रहते हुए, तिहाड़ जेल में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए इस पूरे शूटआउट को प्लान किया, इस कत्ल को प्लान किया और उसने पहले अपने खास गुर्गों को, खास लोगों को भारत से बाहर भगाया, सेफ हेवन में भगाया, जहां से वो गिरफ्तार होने का खतरा उन पर से टल जाए। और उसके जो मोहरे हैं, छोटे मोटे शूटर्स हैं, उनको पैसे देकर एक जगह जुटाया और जुटाने के बाद हत्या की इस वारदात को उसने अंजाम दिलाया। इसके बीच में रेकी हुई, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड कराई, किसी ने खाना दिया शूटर्स को, किसी ने गन दी। ये तमाम चीजों का जिक्र उस रिपोर्ट में है। ठीक है, उसमें जिक्र है लॉरेंस बिश्नोई का, उसमें जिक्र है गोल्डी बरार का, सचिन का, अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, विक्रम बरार जो कि गोल्डी बरार से संबंधित है। ये बंदा दुबई में है, कुछ लोगों को यूरोप भगा दिया और उसके बाद ये प्लानिंग करी। अब पुलिस के पास जब इतनी सारी जानकारी है और इतने सारे चीजें क्लियर हो गई है, आरोपी तो उनकी गिरफ्त से बाहर है, मान लिया चलिए बाहर चले गए, आरोपी आपकी गिरफ्त से बाहर है। परसों तरसों में एक वकील से बात कर रहा था, जो इनके वकील थे, वो तो ये कह रहे थे कि सारे केसेस लॉरेंस के जो दर्ज हुए हैं वो जब वो जेल में था तब हुए, यानी जेल से सब ऑपरेट हो रहा था और हमारी वही जेल की पुरानी कहानी जो हम बोल बोल के थक गए। चिराग, 100% जेल से ऑपरेट हो रहा था। इसमें बेसिकली अब कोई नई बात नहीं रही। हमें और आपको इसलिए इस पर यकीन करने में दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हमें लगता है यार, कोई आदमी जेल जाने के बाद इतनी ऐश कैसे कर सकता है कि वो मोबाइल पर बात कर रहा है, शूट आउट प्लान कर रहा है, किसी को हत्या करवाने के लिए उसको सुपारी दे रहा है। मतलब हमारे लिए नामुमकिन लगता है। हमारे मतलब सिर्फ आपके और मेरे नहीं, जो भी आम लोग हैं उनके लिए। लेकिन हकीकत यही है कि जेल में खुला खेल, फरूखाबादी, वो जो एक बोलचाल की भाषा में एक कहावत है ना, वो चल रहा होता है और उसमें पैसों का बोलबाला है। इस मामले में ये कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ ये पूरी साजिश प्लान की, बल्कि अपने भाई अनमोल बिश्नोई को यहां से भगाया बाहर फॉरेन में। उसके बाद जो गोल्डी बरार था वो तो ऑलरेडी कनाडा में है और सचिन थापन एक है, उसका भांजा लॉरेंस बिश्नोई का, उसको उसने बाहर भगाया। और ये भगाने के पीछे जो है तैयारी ये थी कि जब मूसेवाला को हिट कर दिया जाए, जब उनकी जान ले ली जाए, तब इन पर कोई आंच ना आए क्योंकि ये बाहर रहे। और बाकी जिन लोगों ने गोली मारी उनको पैसा मिला और वो अभी तक ज्यादातर लोग, मतलब जो मेन शूटर हैं, वो नहीं पकड़े गए। मुझे लग रहा है इस पूरे केस में उन्होंने वैसी एक बिल्कुल प्रोफेशनल वे में प्लानिंग करी कि भाई ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाएंगे तो किसका नाम लेंगे, गोल्डी बरार का वो बाहर है, ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाएंगे किसका नाम है, लॉरेंस बिश्नोई का वो जेल में, बिल्कुल ऑलरेडी जेल में, ज्यादा से ज्यादा किसका नाम लेंगे, सचिन का वो बाहर है, ज्यादा से ज्यादा किसका नाम लेंगे, अनमोल का वो बाहर है। बिल्कुल सही, मतलब कोई किसी को जानता नहीं है और काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल, ये फिल्मों में हम देखते थे, वही कहानी पूरी लग रही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और विडंबना यह भी रही कि लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब पुलिस के शिकंजे में आने में बड़ा वक्त लग गया। दिल्ली पुलिस पता नहीं ऐसी कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि जैसे ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, लॉरेंस बिश्नोई जो पहले दिन से सस्पेक्टेड था। आप पूछेंगे क्यों था सस्पेक्टेड? क्योंकि प्राइमा फेसाई दुश्मनी जो है, उससे फर्क क्या पड़ जाता है अगर पंजाब पुलिस ले जाती है? एग्जैक्टली, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, किसी मामले का जो किंगपिन है, जो मास्टरमाइंड है, उसका शिकंजे में आने के बाद पूरी कहानी एक सिंगल विंडो से क्लियर होती है। फिर आपको अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन जुटाने की जरूरत नहीं। दिल्ली पुलिस ने रास्ता काट दिया पंजाब पुलिस का। ये तो बेटर नोन बाय पीपल। अब मैं तो चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी इसका जवाब दे। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की अदावत अब नई रही नहीं है। आपको याद होगा वो तेजिंदर बग्गा वाला मामला, जिसमें पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, दिल्ली पुलिस ने। सरकारों का फर्क है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार एग्जैक्टली, बेसिकली पुलिस जो है वो सरकार की होती है। दिल्ली पुलिस ये सारे फैसले खुद नहीं करती। अभी पता है लोग क्या बोलेंगे, कमेंट्स क्या करेंगे इस पर? आप देखो इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हो। पॉलिटिकल इशू बन चुका है। आप एक बात बताइए ना, मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है, पहले दिन से कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है, उसके गुर्गे फेसबुक पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेते हैं। तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए या पूछताछ किससे होनी चाहिए? गिरफ्तारी छोड़ दी, सबसे पहले पूछताछ किससे होगी? उसी से होगी। और कौन पूछताछ करेगी? जहां पर घटना हुई है, जहां की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मतलब आपका कहना है कि मोदी सरकार ये चाह रही थी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में फजीहत इतनी हो जाए आम आदमी पार्टी की कि वहां के नेगेटिव अप्रोच जाए और लोग जो है एकदम उनकी सरकार गिरानी पड़ जाए और फलाना ढिमकाना। देखिए, मैं इस लेवल की बात तो नहीं करूंगा कि मोदी सरकार चाह रही थी या अमित शाह चाह रहे थे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने जो किया वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स थी। वजह क्या है ये तो अब कोर्ट जांच करे, कोर्ट ऑर्डर दे इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए कि दिल्ली पुलिस को ऐसी क्या जरूरत थी कि वो कम से कम 15 दिनों तक रिमांड पर लेती रही। एक और बात कहना चाहूंगा चिराग, वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई के जो वकील हैं
उन्होंने कैमरे पर आकर ये बाइट दी कि हमने जो रिमांड मांग रहे थे हमने उसका विरोध नहीं किया। आपने कभी सुना है कि किसी मुवक्किल को पकड़कर पुलिस जो है उससे इंटरोगेशन करे या कोर्ट अनकोर्ट में उसको टॉर्चर करे और वकील बोले कि हाँ पुलिस वाले आप ले जाइए? ऐसा तो नहीं होता। वकील विरोध करता है कि रिमांड पर नहीं दे सकते, हमको इनको जेल भेजिए, इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी लेकिन जरूरी वकील चीज साहब तो जो बात कह रहे थे वो तो ये भी कह रहे थे कि इनके खिलाफ जो मुकदमे हुए, मतलब लॉरेंस के खिलाफ, वो ज्यादा मुकदमे हुए जब वो जेल के अंदर थे। यही सारी चीजें तो इंडिकेट करती है कि जेल जो है एक सेफ हेवन है। तो सेफ हेवन है तो सारे जेल के लोग, सारी सरकारें सब सो रही हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये वीडियो तो चलिए बन जाएगी, जेल के बारे में लाखों बार डिस्कशन हो चुका है, कुछ चेंजेस नजर नहीं आते कहीं। चेंजेस नहीं होता। देखिए मुझे ऐसा लगता है चीजें ऊपर से बिगड़ती या सुधरती है तो ऊपर कुछ कमी जरूर है। अगर ऊपर कड़क प्रशासन हो और बिल्कुल फिर वही है ना, हर डीजीपी चाहता है मेरे, ठीक है जी मैं यहाँ का डीजीपी हूँ, तिहाड़ का डीजीपी फॉर एग्जांपल, या कहीं का भी जेल का जेलर हूँ, ठीक है मैं एक लेवल तक कर रहा हूँ, मैं भी तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं कितना सुधार करूँ। बिल्कुल वो लेस इन्वॉल्वमेंट वाली बात है। और कहते हैं ना कि हर बॉस का एक बॉस होता है, जो सुप्रीमो है उसको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक और आपको बात बताऊं, जेल के भ्रष्टाचार की एक कहानी हो तब तो कहूं। अभी सुकेश चंद्रशेखर का मामला देखिए, आज एक खबर क्राइम तक .in पर फिर से हमने छापी है। हमारे साथी हैं सुनील जो अक्सर हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होते हैं, उन्होंने लिखा है 15 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर हर महीने जेल के मुलाजिमों को, अफसरों को देता था रिश्वत के तौर पर, ताकि उसको जेल में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मिले। और वो उसको मिल भी रहा था। उसके पास एक BMW कार थी जिसमें बाकायदा जेल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टिकर लगा हुआ था, मतलब सरकारी स्टिकर। सेटिंग देखिए, और पैसा बोलता है। और वो उस BMW कार में जरूरत पड़ने पर पता नहीं बाहर जाता था या नहीं, लेकिन उसके जो गेस्ट्स हैं, जो हीरोइन है, तिहाड़ जेल का मैं खाका आपको बताता हूं, आते जाते बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बैनर्जी भाई। तिहाड़ जेल का खाका क्या होता है, 10 जेलें, 8-10 जेलें होती हैं, उनमें एक जेलर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, उसके नीचे स्टाफ होता है, उसके नीचे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं हर बैरक में मौजूद होते हैं। उसके बावजूद ये सब चीज़ें, पैसा का जो बोलबाला, यानी आपको शेव करानी तो पैसा देना पड़ रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा आपको चीज़ें चाहिए तो पैसा देना पड़ रहा है, ये तमाम खबरें हम करते हैं। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि ये चीज़ें रुकती नहीं है। वीडियो बन जाएगी, मूसेवाला का डिस्कशन हो जाएगा, मीडिया कुछ और दिखाना शुरू कर देगी, और फिर वही एक कहता है ना, एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, रिश्वत वाली कंफर्ट जोन में, कि चलो अब तो कोई नहीं देख रहा, बोलो जी क्या चाहिए आपको, क्या फैसिलिटी चाहिए, चलो लो पैसा। ऐसा ही होता है बेसिकली। इस चीज को, जैसा मैंने आपको कहा ना कि अगर ऊपर इच्छा शक्ति हो तो मुझे लगता है कि चीजें फिर सुधर सकती हैं। लेकिन शायद ऊपर बैठे लोगों की इच्छा शक्ति में भी कमी है, वरना नीचे का स्टाफ नहीं ले सकता पैसा। और नीचे कई लोग मैंने सुना है ये जो बातें करते हैं कि देखो जी मैं अब पावर में आया हूँ और मैं तो चेंज कर दूंगा, और कई ऐसे मैंने लोग देखे जो कहते हैं, जैसे कई मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना, वो कहते थे भैया देखो अब मुझे मौका दिया भगवान ने, मैं चाहे हार जाऊं इलेक्शन, लेकिन मैं करूंगा वही जो सच होगा। तो ऐसे लोगों की बड़ी कमी है, ऐसे लोगों का राज है, तो मतलब जिसको बोलते हैं जज्बाती कमी है। देखिए वही बात है ना, हम एक कहावत है कि हर कोई चाहता है कि क्रांति हो, लेकिन भगत सिंह उनके घर में नहीं पड़ोस में पैदा होना चाहिए। अपना बेटा शहीद नहीं होना चाहिए, पड़ोस का बेटा शहीद हो जाए, हम उस पर पूरी हमदर्दी जताएंगे और क्रांति की बात। तो शहीद वाली बात ही नहीं, इसमें तो आपको सख्ती करनी है, नीचे वालों को टाइट करना है। शहीद की नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह का सैक्रिफाइस इंसान खुद नहीं करना चाहता, मोरालिटी की बातें खुद तो कर सकता है। शायद इस हमाम में सारे नंगे हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद हम क्या करें इसके अलावा? हम रिपोर्ट कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वही हम कर रहे हैं, सच्चाई बयां कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूं कि मुझे तो लगता है कि हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन शायद और पुरजोर तरीके से या जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए, शायद पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी उस तरह से नहीं उठाती है। ये भी एक, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जेल से सब कुछ चल रहा है, और जेल में अगर आप सोचिए स्टॉप हो जाए सारी चीजें, तो ये सब प्लानिंग ही नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब मौका दे रही है पुलिस, इसका मतलब प्रशासन मौका दे रहा है, इसका मतलब ये सब चीजें हो रही तभी कुछ हो रहा है। जो रिपोर्ट सामने आई, ये रिपोर्ट बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन वाली, जिसमें एक बात और कही गई है कि जो शख्स वहां पर मौजूद था जब सिद्धू मूसेवाला बाहर निकला, तो एक वीडियो कॉल करके उस शख्स ने बोला कि ये सिद्धू मूसेवाला निकल गया है, यानी कि उसी समय एट ए टाइम शूटर वहां मौजूद थे। इसका मतलब वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे, आ रहे थे लोग रोजाना, कई दिनों से रेकी कर रहे थे चिराग। और देखिए हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है और इंसानों की आबादी इतनी है, जिस पर हमने पिछले बार भी बात की थी, कि यहाँ औने पौने कीमत पर आप किसी से कोई भी काम करा सकते हैं। ये जो केकड़ा नाम का एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, वो नशेड़ी है, ठीक है, और उसको यही गोल्डी बराड़ एंड कंपनी ने 15,000 रुपए दिए थे फकत इस काम के, कि तू बस पता करते रहियो कि मूसेवाला कब निकल रहा है, सिक्योरिटी के साथ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। वो गदगद हो गया। 15,000
इसमें से तो कितना चिट्टा आ जाएगा, पंजाब में चिट्टा पीने का चलन है। तो उसने क्या किया, 15,000 के बदले में सिद्धू मूसेवाला की रेकी करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता उसे ये पता भी था या नहीं कि सिद्धू मूसेवाला की जान जाने वाली है। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटरोगेशन होगा, पता चलेगा। लेकिन अब देखिए कि इंसान के जान की क्या कीमत है, चाहे जान से जानकर हो या अनजाने में हो। 15,000 रुपए में उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवा दिया अनजाने में। तो ये बेरोजगारी, नशे के गिरफ्त में फंसे हुए नौजवान, एक लॉजिकल बात बहुत जबरदस्त बोली उसने, जो इनका वकील था उसको साफ साफ कहना था कि जी अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ, 40 केस 30 केस तब बन रहे हैं जब वो जेल में है, उससे पहले 40 केसेस में वो बरी हो चुका है लॉरेंस बिश्नोई। इसीलिए तो हम जुडिशियल रिफॉर्म की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग करने की बात कर रहे थे। बरी होने का मतलब बैनर्जी भाई ये भी हो सकता है सबूत ही नहीं है। अरे हाँ, तभी तो नहीं, जबरदस्ती के केसेस इतने यार, नहीं डाले एक केस जाते में तो ना। सजा होगी, 40 में बरी हो जाएगा। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं दोस्त, यही मैं बताना चाह रहा हूं। जबरदस्ती के केसेस इतने कोई क्यों करेगा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ? पुलिस? मतलब नहीं, क्यों करेगी पुलिस? क्योंकि दबाव डालने के लिए। दबाव डाल के क्या मिलेगा? वो गिरफ्त में रहेगा, जेल में देखिए, रहेगा। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है, वो अलग बात है, जेल भी उसके लिए पनाहगाह है, वो बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब इतना है कि 40 केस इल मोटिवेटेड नहीं हो सकते। समझे नहीं, एक में तो सजा हो, किसी एक में तो सजा हो भाई, कोई ऐसा थोड़ी कोई एविडेंस नहीं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये नहीं पता कि कितने केसेस में सजा हुई, मुझे कितने में वकील बरी ने हुई, बताया, लेकिन आपने जो बताया कि अगर बहुत सारे, मैं मान लेता हूं बहुत सारे केसेस में बरी हो गया, अभी तक सारे केस खत्म नहीं हो सकता सजा हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादातर केसेस में अगर बरी हो गए तो इसका मतलब या तो इन्वेस्टिगेशन में कमी रही, या फिर वो सबूतों और गवाहों को मैनेज करता रहा, या फिर पुलिस उसके प्रभाव में रही, या न्यायालय ने पता नहीं क्या चीज देखी कि भाई पुलिस ने गलत केस बनाया। हाँ, गलत केस बनाया, वो भी हो सकता है, गलत केस बनाया। लेकिन क्या है, अगर यहाँ हम उसके फेवर की बात करेंगे ना तो लोग हमारे एंटी हो जाएंगे कि आप फेवर की बात क्यों कर रहे हो भाई। नहीं, हम फेवर की बात करेंगे भी, हम तो टेक्निकल बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हम किसी का फेवर में और किसी के विरोध में बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठे, लेकिन जो फैक्ट है हम वो डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में जरूर कमी रही होगी, जिसकी वजह से ये हाल हुआ होगा। इन्वेस्टिगेशन में क्यों कमी रही, ये देखने वाली बात है। हर केस का मेरिट अलग होता है, जिस पर हमने बात की थी। तो क्या कभी हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? बस उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में कुछ और बातें, अगर आप इजाजत दें तो। अरे मेरी तो मेरा ये कहना है, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पंजाब पुलिस ने दाखिल की है, उसमें पंजाब पुलिस ने ये बताया है कि उन्होंने अपनी तरफ से कैसे कैसे इस पूरे मामले की तफ्तीश की। पहले जब कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद सोशल मीडिया पर जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली, और जिम्मेदारी लेने के बाद पुलिस ने उनको ट्रैक करना शुरू किया, तो पता चला कि ज्यादातर फॉरेन में है, या फिर एक जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो जेल में है। इनको पुलिस पकड़ नहीं सकती थी, पूछताछ करना चाहती थी दिल्ली पुलिस, उसके भी आड़े आ गई, पूछताछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद पंजाब पुलिस इधर उधर जो छोटे मोटे इसके सिरे हैं उसको खंगालने लगी, ढूंढने लगी, और इस तरह से पंजाब पुलिस ने कुछ छोटे मोटे मोहरों को गिरफ्तार किया, चाहे वो केकड़ा हो, मनप्रीत हो, जिसने गाड़ी दिलाई, जिसने कट्टा दिलाया, इस तरह के लोगों को उसने इन्वेस्टिगेट करके पकड़ा। एक जो बहुत अहम क्लू, जो आमतौर पर जिसे कहते हैं ना कॉपी बुक इन्वेस्टिगेशन, उसका एक क्लू था। ये बोलेरो गाड़ी जब मिली तो बोलेरो गाड़ी में एक पेट्रोल पंप की पर्ची मिली, जिस पेट्रोल पंप से इन शूटर्स ने पेट्रोल भरवाया था। तो जब पर्ची मिली, उस पेट्रोल पंप के पर्ची में फतेहाबाद का नाम लिखा हुआ था, हरियाणा के फतेहाबाद का। इसके बाद पुलिस फौरन पहुंची उस पेट्रोल पंप में, और उसने कहा कि देखो ये पर्ची पे तेल डाला था बोलेरो गाड़ी में, हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो देखा कि हाँ, वही बोलेरो गाड़ी यहाँ पर दिख रही है। और जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया तो तेल भरवाने वाले लोग भी उसमें दिखे। उसमें प्रियव्रत फौजी नाम का एक पुराना शूटर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खासम खास है, वो नजर आया। तो ये एक पुलिस के अच्छे इन्वेस्टिगेशन की निशानी है, और ये एक अच्छा सबूत भी आने वाले दिनों में बनेगा। लेकिन ये सारी चीजें और सीमलेस होती और दुरुस्त होती अगर लॉरेंस बिश्नोई पहले पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, जिसमें बहुत डिले हो गया। बात आपकी दुरुस्त है, और जिस तरह से इसके बाद का सीक्वेंस है कि कैसे कैसे हर किसी का अपना रोल है। 10 जो आरोपी है, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। घूम फिर के जो बात समझ में आई हमें कि भैया बड़े प्रोफेशनल मैनर में इन्होंने काम किया, और वो पहले फरार कर दिया, उसके बाद ये कांड कर दिया, अब आप पकड़ते रहो, तोते उड़ाते रहो जितना उड़ाना। अभी 1-2 लोगों को जो महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा, जिसमें वो सौरभ महाकाल और एक जाधव सरनेम है उस लड़के का, वो भी जो है शूटर है। उन लोगों ने कहा कि हमें इस कत्ल के बारे में पता था कि सिद्धू मूसेवाला की जान जाने वाली है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खासम खास से बड़े करीबी हैं और महाराष्ट्र में ऑपरेट करते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाला को गोली नहीं मारी थी, अलबत्ता हमें इस बात की जानकारी जरूर थी कि ये काम होने तो अभी तो ये पता नहीं गोली किसने मारी। देखिए, पता तो है, नाम तो साफ, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, और जब तक पकड़े नहीं गए और उनसे इंटरोगेशन ना हो जाए, वो अपना जुर्म ना कबूल कर ले, तब तक ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, लॉरेंस बिश्नोई के हाथ आ जाने की वजह से कम इतना तो साफ है कि काम करने वाले लड़के कौन कौन से थे। तो पंजाब पुलिस को अब वो सारी बातें पता चल गई है। अब कड़ियां जोड़ना जो है,
कड़ियां जोड़ना मतलब अब सबूत जुटाना पुलिस के लिए तो जिम्मेदारी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें, रिकमेंड कर दे जब नहीं हो रहा, हमसे नहीं संभल रहा भाई, नहीं चिराग भाई, फिर मैं उसमें पॉलिटिक्स आ रही है, क्योंकि वो करेंगे तो फिर फजीयत पंजाब सरकार की है, पंजाब मतलब नहीं, आम मुझे आदमी पार्टी लगता है की कि सरकार। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की इसलिए जरूरत नहीं है। अगर इस केस की जांच गलत हो रही होती, मुझे ऐसा लगता है, या फिर मान लीजिए पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही होती, पंजाब पुलिस ने कोई कमी छोड़ी होती, फिर तो आप कह सकते थे कि सीबीआई समझे इन्वेस्टिगेशन नहीं, हो। कमी छोड़ी अलग बात है, और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे वो भी एक कमी तो है नहीं, सॉल्व तो हो गया, पूरा। केस सॉल्व हो गया। जो कुछ शूटर जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, उनको एग्जीक्यूशन करने वाले आप कह सकते हैं, मतलब जिस हेंचमैन कह लीजिए, जिसे कहते हैं जान लेने वाला ठीक आदमी, है। वो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन वो पकड़े जाएंगे। केस ऑलमोस्ट सुलझ चुका है, केस की पूरी कहानी साफ हो चुकी है। अच्छा, मोटिव की बात कर लेते हैं लगे हाथ। मोटिव की बात इसलिए करना एक बार जरूरी है क्योंकि जब पंजाब पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है, तो आप समझिए कि पंजाब पुलिस ने ऑफिशियली ये बताया है कि किस वजह से हत्या हुई। वही मिद्धू खेड़ा वाला मामला उसमें विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या और गुरलाल बराड़ वाली बात तो है ही, प्लस टशनबाजी एक बहुत बड़ी वजह है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से पूछताछ में यह कहा है कि वो बम्बीहा के हक में गाने गाता था और अपने गानों में असलहे दिखाकर, गन दिखाकर हमें ललकारा करता था गानों के बहाने। तो ये जिसे कहते हैं ना, मतलब ये बेसिकली फिजूल की बातें हैं। मुझे लगता है कि ये स्कूल गोइंग जो लड़के होते हैं उनकी सोच तो ऐसी होती है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो नया खून होता है। मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा हूं, हम भी उसी ग्रुप से गुजरे हैं। लेकिन इतने साल बाद मुझे तो लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की भी उम्र कम से कम 30+ तो हो ही गई होगी अब, है ना। तो अब इस उम्र में आकर अगर वो टशनबाजी में किसी की हत्या कर दे, तो ये यार मुझे लगता है कि चाहे वो गैंगस्टर हो या इंसान हो, तो उसको क्या भी उनको सोचना सजा चाहिए। मिलेगी, लॉरेंस बिश्नोई को सजा मिलेगी कोई किसी केस में? ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है। अब पुलिस कैसा केस पेश करती है, कितने सबूत जुटा पाती है, जॉइनिंग द डॉट्स जिसे कहते हैं, सारी कड़ियों को जोड़कर अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट पुलिस दाखिल करे जिसमें सबूत हो, सारी चीजें हो, तब सजा मिलेगी। और सबूत के लिए पुलिस को आपको क्या पता है करना एक होगा? केस हाँ, में भी आज तक सजा नहीं मिली है। हाँ, सबूत के लिए क्या करना होगा? सबूत के लिए पुलिस को ये प्रूव करना होगा। देखिए, मोटिव तो प्रूव हो गया, लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा, ये भी एक सबूत है। लेकिन पुलिस को ये प्रूव करना होगा कि कैसे जेल से बैठकर बात हो रही थी। क्या पुलिस वो मोबाइल फोन बरामद कर पाएगी? क्या उसकी फॉरेंसिक जांच करा पाएगी? क्या कनाडा हवा से में जो बोल रहे कॉल, हैं, तो ये तो हवा में बयानबाजी हो रही है। कनाडा में जो गोल्डी बराड़ बैठा है, जिसने ये सारी चीजें ऑपरेट कराई, कनाडा में गोल्डी बराड़ का फोन क्या वो रिट्रीव कर पाएगी? क्या उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट वो पुलिस कोर्ट में पेश कर पाएगी? अगर ये सारी चीजें पुलिस नहीं कर पाएगी, तो पुलिस की कड़ियां टूट जाएंगी बीच में, और हो सकता है फिर से लॉरेंस बिश्नोई को तो फायदा मिल आपको जाए। क्या लग रहा है जो आईपीएस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पूरी टीम, उनको सब चीजें पता नहीं है, या जो उनको लीगल नहीं नहीं, राय दे पता रहे तो हैं बिल्कुल होगा, तो वो लेकिन कोई पता हो लूपहोल पाना, ढूंढ लेंगे? हाँ, पता हो भाई पाना। देखिए, ये कंफर्म है वो पकड़े नहीं गए जो बाहर भाग गए, ये बिल्कुल। कंफर्म है कि उनसे संपर्क साधने के लिए आपको फोन नंबर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। वो कौन सा नंबर है वो भी तो बताएंगे यार। बिल्कुल समझे, जो बताएंगे। पकड़ा गया वो बताएगा ना मैं किस नंबर से किससे बात कर रहा था, बिल्कुल बताए। बताएगा, बिल्कुल तो जो बताएगा। बताएगा तो नंबर आएंगे तो पता लगेगा, जी तो स्विच ऑफ है, जो भी है नंबर, व्हाटएवर वर्किंग है, तो इनको कड़ियां जोड़ के चार्जशीट में दाखिल करनी पड़ेगी ना, और बिल्कुल फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि यही नंबर वाज ऑपरेटिंग बिल्कुल बिल्कुल, दिस वो सारी कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी, तभी जाकर सजा होगी, वरना नहीं होगी। नहीं, लेकिन समझे नहीं, आपने मार दिया, आपने मोटिव उसका बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप यही प्रूव नहीं कर पाए कि ये फोन नंबर किसका है, फिर कैसे होगा? ये कैसे प्रूव करेंगे आप उसका नंबर है? नहीं, फोन नंबर किसका ये जरूरी नहीं है, लेकिन फोन नंबर को यूज कौन कर रहा था ये जानना ज्यादा वो जरूरी कैसे है। प्रूव होगा? वो इसलिए होगा कि लोकेशन से पता चलेगा कि कौन सा बंदा किस लोकेशन पर ओके। है ना। गोल्डी बराड़ किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, वहां का आईपी एड्रेस क्या है, वहां के फोन का कौन सा टावर यूज हो रहा है, अगर इंटरनेट कॉलिंग हो रही है तो उसको रिट्रीव करने का कौन सा साइबर फॉरेंसिक का कौन सा वो तरीका है ना, टेलीफोन फॉरेंसिक का कौन सा तरीका है। ये सारी बातें बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें हैं। तो अगर पुलिस ये सारी चीजें करके एक, जैसा मैंने कहा ना, एक समुचित, समग्र, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट अगर पुलिस बनाकर देती है तो सजा होगी। कल मुझे एक आईपीएस का फोन आया, वो पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मेरी हंसी छूट गई, मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, कह रहे हम भी डिस्कस करते हैं, हमने भी खूब कई मीटिंगों में ये बातें रख दी लेकिन कुछ होता नहीं है। मैंने कहा मतलब गलती किसकी है? तो मैंने कहा होम मिनिस्टर की गलती है इसका मतलब। कह रहे नहीं, वो गलती तो अब मैं बताऊंगा नहीं किसकी है। सब चुप एकदम। जैसे कल धालीवाल साहब से बात हो रही थी, वो भी एकदम कि जी ये हमारा डोमेन नहीं है, हम तो इतना ही, मतलब एक लेवल के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है जी देखो भाई, आप इन्वेस्टिगेशन की बात करो, ये क्यों वो बात करो। अब आप उनसे पूछ दोगे जेल से ये चल रहा था, वो कहेंगे जी मुझे नहीं पता, अनटिल अनलेस कि कोई उनके पास सबूत ना हो। देखिए, वही बात है, ये सो कॉल्ड डिसिप्लिन फोर्स है पुलिस। सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन फोर्स तो है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसी डिसिप्लिन फोर्स में ऐसे ब्लैक शिप हैं जो घोटाला, धांधली, तमाम तरह के धतकर्म कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे लग रहा है बैनर्जी भाई, जो मुझे इस बात से समझ आ रही है, 5 या 6 लोग चाहिए जो बढ़िया सोचते हो और जो डिसीजन लेते हो। एक तो होम मिनिस्टर, एक उसके नीचे सेक्रेटरी लेवल के, एक उसके नीचे जो भी फोर्स का या कोई भी चाहे तिहाड़ का हेड हो, वो चाहिए कि भैया 5 लोग कफन मान ले कि हमें ना सुधार करना है।
आप देखिए 16 साल वाला कानून भी तो बना, मैं ये बात मानता हूँ, लोकसभा से पास करो, राज्यसभा से कराओ और उससे राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन करा के कानून बनाओ। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि चीजें ऊपर से ही बिगड़ती या सुधरती है। एक कांस्टेबल तब हर बंदा कहता है हम क्या करें ऊपर, हर बंदा ऐसे उंगली कर रहा है ये। एक कांस्टेबल तब तक रिश्वत के 100, 200, 500 रुपए नहीं वसूल सकता जब कांस्टेबल के ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर सीओ या डीसीपी या डीएसपी या उसके ऊपर के लोग जो है वो पैसे न लेते हो। लेकिन आपको पता है, हम तो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वालों को बड़े करीब से जानते हैं, पुलिस के सिस्टम को भी देखते हैं। थानों में पोस्टिंग होती है, थाने बिकते हैं। वो डिस्कस किया था हमने। एक थाने में एक एसएचओ की पोस्टिंग के लिए करोड़ रुपए, कहीं लाख रुपए का सौदा होता है। तो जो एसएचओ इस तरह से किसी थाने में लगेगा, वो क्या बाद में समाज सेवा करेगा? कमाएगा वो कमाएगा, वो कमाएगा ऊपर देगा। तो पुलिस मैं कह रहा हूँ चलो एक लेवल पर एक टाइम आप आंख बंद करके भ्रष्टाचार को भी कबूल कर लो, चलो ठीक है, पैसे लो, लेकिन भाई काम तो करो। नहीं खैर, हालांकि वो भी नहीं लो। ये तो चिराग भाई आप बोलचाल, क्योंकि अब हम क्या करें, बंदा परेशान होकर क्या कहता है, भाई किसी की हत्या मत करो, इस तरह से 32 गोली मत मारो, इस तरह से किसी के माँ बाप का बेटा मत उजाड़ो। लोगों ने पता क्या बोला, कई लोगों ने बोला वो गैंगस्टर था इसलिए मार दिया। देखिए वो एक डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन आप सोचिए व्यूअर्स, किसी का बच्चा इस तरह से कोई नहीं गैंगस्टर था ऐसा कैसे कह सकते हैं यार? अब लोगों ने बोला, मैं मतलब देखिए वो तो कोई मुकदमा होगा तब देखिए मैं ये तो मान सकता हूं कि कुछ गैंगस्टरों से सिद्धू मूसेवाला की दोस्ती होगी, देवेंद्र बम्बिहा के करीब था, और बम्बिहा ग्रुप का जो लकी पटियाल है और बाकी लोग हैं, इनसे भी मिलना जुलना रहा होगा। लेकिन कोई जब शो बिजनेस में होता है ना, किसी का जब इतना बड़ा नाम होता है तो उसके साथ लोग तस्वीर खिंचा लेते हैं। ठीक है, मान लिया, है ना? लेकिन तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल एक्टिव गैंगस्टर था, कोई वसूली रैकेट चला रहा था, ऐसा थोड़ी है सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो वही 5-6 लोग ऐसे चाहिए जो बिल्कुल डिसीजन मेकर हो, जिनकी डिसीजन ले और वो पूरा फॉलो, और उसके बाद चीजें बदले। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं चिराग भाई। चलिए आज के लिए नमस्कार, और कल फिर कोशिश करूंगा कोई एक अच्छी वीडियो बनाने की। हालांकि कल मेरी छुट्टी है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। बैनर्जी भाई अगर इजाजत देंगे तो इनसे अरे बात करेंगे। चलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।